नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल। यूपी के चुनावी अखाड़े को दूर से देखने पर हालात बिल्कुल सीसॉ जैसा लग रहा है, जिसमें एक ओर अखिलेश यादव हैं और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ। सूबे की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कहीं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं चुनावी जंग को फॉरवर्ड बैकवर्ड में बदलने की कोशिश। प्रियंका गांधी अपने पिंक और यूथ मैनिफेस्टो के सहारे कांग्रेस को वैतरणी पार कराने की कोशिशों में जुटी हैं। तो यूपी में मायावती जैसी खिलाड़ी भी हैं, जिनके साथ हमेशा एक बड़ा वोट बैंक रहा है। लेकिन इस बार बीएसपी के दांव को समझना आसान नहीं है। यूपी के चुनावी अखाड़े का हाल बिल्कुल शेयर बाजार जैसा हो गया है, जिसमें कुछ पार्टियों की स्थिति उन छोटे शेयरों की तरह बनी हुई है जिनसे उम्मीद से बेहतर रिटर्न मिलने के चांस भी हैं और पूंजी डूबने के भी। जिस तरह शेयर बाजार के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, वही स्थिति यूपी के चुनावी अखाड़े की भी है। कुछ ऐसे ही हालात आज से 40-42 साल पहले भी बने थे, जहां से ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि यूपी की सियासत किस रास्ते आगे बढ़ेगी। अपनी इस खास सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूपी की राजनीति अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही थी, कैसे कांग्रेस सूबे में मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलने के अजब गजब प्रयोग में व्यस्त थी, कैसे देश में इमरजेंसी की स्क्रिप्ट तैयार हुई, कैसे सत्ता के लिए जनता पार्टी के नेता आपस में भिड़े और फिर अलग हो गए। अब यूपी में इमरजेंसी का उत्तरकांड। भारतीय राजनीति के हिसाब से देखें तो 1980 का साल बहुत अहम है। उस दौर में भारतीय लोकतंत्र और वोटरों के मिजाज पर नए सिरे से मंथन शुरू हुआ। जिस जनता ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की सजा उन्हें राजनीति के नेपथ्य में भेज कर दी, उसी जनता ने 2 साल के अंदर ही कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताकर इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी कराई। पॉलिटिकल पंडितों का एक वर्ग इसे भारतीय लोकतंत्र में लोगों द्वारा अपनी गलतियों को ठीक करने की प्रवृत्ति के तौर पर देखता है। जनता दल के सभी घटक अपने अपने नाम और झंडे के साथ सियासी अखाड़े में ताल ठोक रहे थे। जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी धर्म संकट में फंसे हुए थे। नानाजी देशमुख और सुंदर सिंह भंडारी जैसे नेता दोबारा जनसंघ को मजबूत करने के पक्ष में थे, तो वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी नई पार्टी बनाने की सोच रहे थे। और इस तरह जनसंघ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के जन्म की पटकथा तैयार हुई। कांसीराम, वामसेफ और DS4 जैसे संगठनों की छतरी तले दलितों, पिछड़ों और शोषितों को एकजुट करने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए थे। हिंदुत्ववादी संगठन भी समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। उस दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी के चहेतों में से एक। विश्वनाथ प्रताप सिंह का ताल्लुक एक राज परिवार से था, लेकिन उनका रहन सहन बिल्कुल एक मध्यम वर्ग के किसी सामान्य आदमी जैसा था। उनकी सादगी से इंदिरा गांधी भी बहुत प्रभावित थीं। वो संजय गांधी के भी करीबियों में से एक थे। सादगी ऐसी कि साइकिल पर सवार होकर चुनाव प्रचार करने में जरा भी नहीं हिचकते थे। न उनके साथ लंबा चौड़ा तामझाम चलता था। ऐसे में साल 1980 में जब यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला, सूबे के मुख्यमंत्री पद के लिए आला कमान की पसंद बने वीपी सिंह। देखिए, इंदिरा जी के साथ एक था कि वो चाहती थी एक ऐसा व्यक्ति जो यस-मैन हो। वीपी सिंह उस समय यस-मैन की तरह दिखाई दे रहे थे। बहुत सौम्य, बहुत सुसंस्कृत और बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत कम बोलते थे। वीपी सिंह का दिल हमेशा गरीब और दबे कुचलों के लिए धड़कता था।
वो देश की राजनीति का मिजाज अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने भांप लिया कि बगैर पिछड़ों को आगे किए न देश का भला होगा, न ही राजनीति में ज्यादा देर तक टिके रहना संभव है। यूपी जैसे विशालकाय राज्य को संभालना कितना मुश्किल काम है, इसका एहसास भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही हो गया, जब चंबल में डाकुओं की बंदूकें गरजने लगी और उस दौर में फूलन देवी खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। बेहमाई कानपुर 1981। बेहमाई में बैंडिट क्वीन फूलन देवी की गैंग ने 21 राजपूतों की हत्या कर दी। बेहमाई में सवर्णों के नरसंहार की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी। बांदा और चित्रकूट के जंगलों में डकैत ददुआ का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। विपक्ष सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार वीपी सिंह सरकार पर सवाल उठा रहा था। एक क्रिटिसिज्म बहुत जोर फैला कि डाकुओं को मारने के छद्मवेश में ये निर्दोषों का भी एनकाउंटर कर रहे हैं और फर्जी एनकाउंटर की कहानियां भी बहुत छपी है उस जमाने के अखबारों में, और ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल मसला बन गया। इसी बीच डकैतों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह के भाई की ही गोली मारकर हत्या कर दी, जो उस दौर में जज हुआ करते थे। सवाल उठने लगा कि जब मुख्यमंत्री का भाई ही सुरक्षित नहीं तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। ऐसे में वीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मैंने पद छोड़ने का फैसला किया है। कुछ नतीजा निकले इसके लिए यूपी के लोगों ने लंबा इंतजार किया है। मेरे नाकाम रहने की कीमत लोग क्यों चुकाएं? राजा मांडा राजनीति के मंझे खिलाड़ी थे। उन्होंने गोटियां इस तरह चली थी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा होते हुए दिल्ली की सियासत में पहुंच गए और इंदिरा सरकार में मंत्री बन गए, तो दूसरी ओर लखनऊ पॉलिटिक्स में नई पीढ़ी के कदम पड़ चुके थे, जो राजनीति और समाजवाद दोनों को अपने चश्मे से देख रही थी। वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त थी। वीपी सिंह की जगह श्रीपति मिश्रा को सीएम बना दिया गया। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी आला कमान के पसंद बने। उधर 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की नींव तो रखी जा चुकी थी। शुरुआती दौर में बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसमें गांधीवादी समाजवाद पर खासा जोर था, जिसके ज्यादातर नेता जनसंघ से निकले थे। नई तरह की राजनीति का बुलंद इरादा लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को लेकर भविष्यवाणी कर दी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी के नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक जमीन बनाने में लगे हुए थे। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी बहुत मजबूत थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दौर में कमजोर हो चुका था। ऐसे में संघ का बीजेपी को पूरा साथ मिलने लगा। 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने एकात्मता यज्ञ का आयोजन किया। ट्रकों को रथों की शक्ल दी गई। इनमें हिंदू देवी की तरह भारत माता की तस्वीर लगाई गई। राष्ट्रवाद को एक धर्म से जोड़ने की कोशिश हुई। दलितों शोषितों को एकजुट करने के नाम पर कांशीराम भी हिंदुस्तान का कोना कोना घूम चुके थे। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई, जिसमें 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। देश के सामाजिक समीकरण और मिजाज को कांशीराम अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्हें यूपी की सियासी जमीन अपने लिए सबसे मुफीद दिखी। वो साल 1984 का था और महीना अप्रैल का। कांशीराम ने भी बहुजन समाज पार्टी नाम से राजनीतिक संगठन बना लिया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे राजीव गांधी, बिल्कुल नई सोच वाले युवा पीएम। सहानुभूति लहर में कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा दोनों में प्रचंड बहुमत मिला। यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए गए नारायण दत्त तिवारी, लेकिन उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि कुर्सी कभी भी जा सकती है। हुआ भी यही। बात 1985 की है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में बाढ़ आई हुई थी। राजीव गांधी लखनऊ दौरे पर थे। इसी दौरान राजीव गांधी की मुलाकात वीर बहादुर सिंह से हुई और कुछ दिनों बाद यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए आला कमान की पसंद बनी। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनकी कुर्सी कैसे बची रह सकती है।
इसलिए आला कमान को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। कहा जाता है कि उनका एक पैर लखनऊ में और दूसरा दिल्ली में रहता था। उन्हें अपने सियासी विरोधियों को निपटाने और अफसरों को साधने में महारत हासिल थी। विरोधी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के साथ भी उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हिंदूवादी ब्रिगेड को समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ सियासत को कैसे गरमाया जाए। उसी दौर में शाहबानों के तलाक का मामला ऐसा गर्म हुआ कि देश को 21वीं सदी का सपना दिखाते दिखाते राजीव गांधी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझ गए। हिंदूवादी संगठनों को भी अयोध्या के मुद्दे को नए सिरे से उठाने का मौका मिल गया। देखते ही देखते अयोध्या सियासत की धुरी बन गई। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन को तेज कर दिया। अक्टूबर 1985 को उडुपी की धर्म संसद में ऐलान किया गया कि 8 मार्च 1986 तक रामलला के मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो 9 मार्च 1986 से ताला खोल आंदोलन ताला तोड़ आंदोलन में बदल जाएगा। ऐसे में केंद्र में बैठी राजीव सरकार की बेचैनियां बढ़ गईं। लेकिन आंदोलन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और गोरखपुर पीठ, ये योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ जी, उस वक्त ये आंदोलन बहुत जोर शोर से शुरू हुआ और जाहिर है कि हिंदुत्व की लहर फैलने लगी। अयोध्या को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या के 264 पेज पर राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच बातचीत का जिक्र किया है। अरुण नेहरू ने राजीव गांधी से कहा, विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए देश भर में रथ यात्राएं निकाल रही है। उसने ऐलान किया है कि फला तारीख तक ताला नहीं खुला तो ताला खोल आंदोलन को ताला तोड़ आंदोलन में बदल दिया जाएगा। तो राजीव गांधी ने पूछा, तो क्या ताला खुल सकता है? अरुण नेहरू ने कहा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि ताले का मूल मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे प्रशासनिक कारणों से लगाया गया है। जिलाधिकारी ने अदालत से कहा, प्रशासनिक लिहाज से ताला बंद रहना चाहिए तो बंद हो गया। अब अगर जिलाधिकारी कहेगा ताले की जरूरत नहीं है तो ताला खुल जाएगा। हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या के मुताबिक राजीव गांधी ने अरुण नेहरू के प्लान को हरी झंडी दिखा दी। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पे अरुण नेहरू का वरद हस्त था, यानी कहने वाले ये भी कहते हैं कि वीर बहादुर सिंह और अरुण नेहरू के बीच में बात हुई और एकाएक सरकार ने यह निर्णय लिया कि वहां का ताला खोल दिया जाए और ताला खुल गया। राजनीति से इतर मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक फैजाबाद कोर्ट में उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने याचिका दाखिल की। विवादित स्थल पर लगा ताला खुलवाने के लिए इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे जिला जज कृष्ण मोहन पांडे। तब फैजाबाद के डीएम थे इंदु कुमार पांडे और एसएसपी कर्मवीर सिंह। सुनवाई के दौरान जज के एम पांडे ने फैजाबाद के डीएम और एसपी से पूछा, क्या याचिकाकर्ता की अपील पर ताला खोलने में कोई परेशानी है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? जवाब में डीएम इंदु कुमार पांडे ने कहा, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादग्रस्त स्थल पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उन्हें वहां जाने की भी इजाजत नहीं है। ताले खुल जाने से कानून और व्यवस्था की कोई समस्या खड़ी होने की संभावना नहीं है। ये परिसर का अंदरूनी मामला है। तो फैजाबाद के एसएसपी कर्मवीर सिंह ने अदालत को भरोसा दिया, ताला लगाया जाए या नहीं, हर स्थिति में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। इसके बाद जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपने फैसले में लिखा, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वो तुरंत ओ तथा पी द्वारों को खोल दें। वो आवेदक तथा समस्त समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्शन व पूजा में कोई प्रतिबंध ना लगाए या बाधा ना खड़ी करें। फैजाबाद कोर्ट के इस फैसले के करीब 40 मिनट के भीतर ही विवादित स्थल पर पिछले 3 दशकों से लगा ताला खुल गया और हिंदुओं को रामलला के पास तक जाकर पूजा पाठ का अधिकार मिल गया।
राजीव गांधी को लगा कि राम जन्मभूमि का ताला खुलने के साथ ही उनका सिर दर्द कुछ कम होगा। लेकिन देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। वो साल था 1987 का। राजीव गांधी ने अपनी सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह को पहले वित्त मंत्री बनाया और फिर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। वीपी सिंह का मंत्रालय बदले जाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। भीतर ही भीतर कुछ बड़ा खेल चल रहा था। 12 अप्रैल 1987 को वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। राजीव गांधी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। 4 दिन के बाद ही स्वीडन की मीडिया में खबर आई कि बोफोर्स तोप सौदे में बतौर कमीशन 60 करोड़ रुपए भारत के बड़े नेताओं को दिए गए हैं। उंगली सीधे राजीव गांधी सरकार की ओर उठने लगी। वीपी सिंह ने राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बन गया एक नया मोर्चा, जिसमें शामिल थे विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान जैसे कई बड़े नेता। बोफोर्स तोप सौदे में कमीशन के मुद्दे को राजा मांडा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह हर छोटे बड़े मंच से उठा रहे थे। उनका जनमोर्चा कांग्रेस की जड़ खोदने के काम में लग गया। राजीव सरकार को घेरने का कोई मौका वीपी सिंह नहीं छोड़ रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ईमानदार व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो घोर विरोधी हैं वो भी ये मानते थे कि राजा मांडा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है व्यक्तिगत तौर पे। अब इंटेलेक्चुअली, आइडियोलॉजिकली वो मिस्टर क्लीन है कि नहीं, ये तो डिबेट की बात है। लेकिन पैसा कौड़ी के मामले में जो आम जनता जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं उससे वो बहुत दूर थे, बहुत ईमानदार सचरित्र व्यक्ति थे। तो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों पे हाथ डालना शुरू किया। तब बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लोकसभा सांसद थे। राजीव गांधी के कहने पर ही अमिताभ राजनीति में आए और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन जब वो फोर्स सौदे के छींटे अभिनेता से नेता बने अमिताभ की ओर आने लगे तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का रण सज गया। वीपी सिंह पहले से ही कांग्रेस को धूल चटाने का मौका खोज रहे थे। उन्हें समाजवादियों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन मिल रहा था। कांग्रेस ने वीपी सिंह के खिलाफ लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को इलाहाबाद के चुनावी अखाड़े में उतारा। वीपी सिंह ने यहाँ से इसलिए चुनाव लड़ना तय किया क्योंकि वीपी सिंह को मालूम था कि इलाहाबाद उपचुनाव अगर वो जीतते हैं तो ये उपचुनाव उनके और राजीव गांधी के बीच उपचुनाव माना जाएगा सारे देश में, और अगर वो जीत जाते हैं तो इलाहाबाद की हार राजीव गांधी की हार मानी जाएगी। राजा मांडा का पूरा जोर चुनावों में साफ सुथरी फंडिंग और कम से कम खर्च करने पर था। पहनावा और रहन सहन बिल्कुल आम आदमी जैसा। चुनाव प्रचार में कोई तड़क भड़क नहीं। वो अपनी हर चुनावी सभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे। अब वो एक नया वोट बैंक कर रहे थे। कांग्रेस के लिए इलाहाबाद उपचुनाव अब नाक का सवाल बन चुका था। पूरी ताकत झोंकने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शास्त्री उपचुनाव नहीं जीत सके। वीपी सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका था। वीर बहादुर सिंह जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी कैबिनेट को इलाहाबाद में उतार दिया था और राजीव गांधी ने दिल्ली से जितने मंत्री हो सकते थे उनमें से सबको इलाहाबाद बार बार भेजा, बारी बारी से भेजा, और ये मान के भेजा कि इससे वीपी सिंह के चुनाव में हराने में उनको मदद मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे कैंपेन अपना गांव जाते, दरवाजे जाते थे, रैलियां एड्रेस नहीं करते थे, रोड साइड मीटिंग एड्रेस करते थे। बिल्कुल ही विचित्र सा चुनाव था और उसमें वो जो है वहां से जीते और उन्होंने जीत हासिल करके एक बहुत बड़ी डिफीट खड़ी कर दी कांग्रेस के लिए, जिससे कहा जाता है उस चुनाव के लिए कि उसने पूरे देश की तकदीर बदल दी।
वीपी सिंह ने कांग्रेस के धुर विरोधियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। वो किसी भी तरह अगले लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी और कांग्रेस को हराने की ख्वाहिश दिल में पाले हुए थे। इसीलिए राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली छवि पर डेंट मारने का कोई मौका राजा मांडा नहीं छोड़ रहे थे। बोफोर्स सौदे का जिक्र अपनी हर पब्लिक मीटिंग में करते, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते। एक ओर जहां राजीव गांधी की छवि खराब हो रही थी, तो दूसरी ओर राजा मांडा की छवि नए मिस्टर क्लीन के तौर पर हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर चमकने लगी। गली गली में नारा लगने लगा, राजा नहीं फकीर है, जनता की तकदीर है। जनमानस में वीपी सिंह के पक्ष में माहौल बनने लगा। अपनी रैलियों और सभाओं में वीपी सिंह भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने लगे। दूसरी ओर बीजेपी अपने राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रही थी। एक तरफ लोगों को धर्म के नाम पर गोलबंद किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने और सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को जोड़ने की राजनीति चल रही थी। कांग्रेस विरोध के नाम पर समाजवादी सोच वाले नेताओं की एक नई जमात खड़ी हो रही थी, लेकिन सबकी राहें अलग अलग थी। सभी समाजवादियों को एक मंच पर लाने का प्लान बना। कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के इरादे से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी नेता बेंगलुरु में मिले। 11 अक्टूबर 1988। जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस एस ने एक छतरी के नीचे आने का फैसला किया और बन गया जनता दल। इसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी वीपी सिंह को सौंपी गई। जनता दल को बीजेपी और लेफ्ट का भी समर्थन था। धीरे धीरे डीएमके और टीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल भी अब जनता दल की छतरी के नीचे आने लगे। देखते ही देखते राष्ट्रीय मोर्चा यानी नेशनल फ्रंट बन गया। वीपी सिंह को मोर्चा के संयोजक की जिम्मेदारी मिली तो आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता एनटी रामाराव को अध्यक्ष की। नेशनल फ्रंट की छतरी के नीचे खड़ी सभी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ हवा तैयार करनी शुरू कर दी। अब इस राजधानी में वो भीख मांगने टुकड़े के लिए नहीं आया है, वो अब राज करने के लिए आया है, इसलिए वो दिल्ली आया है। अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलने के बाद विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन और तेज हो गया था। बात 1989 की है। इलाहाबाद में कुंभ के दौरान अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। राम मंदिर के लिए शिलान्यास की तारीख तय हुई 10 नवंबर। देश भर से ईंट जुटाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया। ईंटों पर श्री राम लिखा होता था। पूजा पाठ के बाद ईंटों को अयोध्या भेजा जाने लगा। करोड़ों का चंदा मंदिर के नाम पर जमा हुआ। करोड़ों लोग राम के नाम पर एक साथ आने लगे। बीजेपी को भी राम नाम में चमत्कार साफ साफ दिखने लगा। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही थी। इस बीच राजीव गांधी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की। उन्होंने अपने भाषण में राम राज्य का जिक्र किया। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। आपकी समस्याएं पता करने और आपसे एक दोस्ती बनाने आया हूं। बीजेपी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। नेशनल फ्रंट के नेताओं ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कुछ देर के लिए किनारे रख दिया, जिससे सीटों के बंटवारे पर मामूली खींचतान के बाद सहमति बन गई। ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के लिए फील्डिंग सज गई। लोकसभा चुनाव हुए। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन जनता दल और बीजेपी ने खिसका दी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक तरफ बीजेपी, जनता दल
और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज भी उनके साथ थे और पहली बार देश में इस तरह की सरकार बनी जिसको बाहर से तमाम सारे दल समर्थन दे रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वे कांग्रेस के खिलाफ एक प्रतीक बनकर उभरे थे। हिंदुस्तान में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होने वाला था। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर। ऐसे में कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। दूसरे नंबर पर रही जनता दल। कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने जनता दल को समर्थन देने का फैसला किया। नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। भीतर खाने खेल ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर देखते रह गए। वीपी सिंह पीएम बन गए और देवीलाल उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन जल्द ही महत्वाकांक्षाओं का टकराव शुरू हो गया। दिल्ली में जनता दल की त्रिमूर्ति यानी वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल के बीच रह रहकर शक्ति प्रदर्शन होने लगा। बदली राजनीतिक फिजा में कई नए शत्रुपों का उदय हुआ। जनता दल के रथ पर सवार होकर यूपी में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। जातीय राजनीति यानी कास्ट पॉलिटिक्स को नया टॉनिक मिलने लगा। आपसी टकराव और खींचतान के बीच सभी अपनी राजनीतिक जमीन को विस्तार देने में जुटे रहे। इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।